नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय कृषि में हुए एक जबरदस्त बदलाव की। ये सिर्फ खेती के तौर तरीके बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था की दिशा ही मोड़ दी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण है क्या चीज। आसान भाषा में इसका मतलब है कि खेती जो पहले गुजारे के लिए होती थी, अब बाजार के लिए होने लगी। मतलब किसान अब अपने परिवार और गांव के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए फसलें उगाने लगे थे। और देखिए, ये बदलाव कोई मामूली नहीं था, ये बहुत ही गहरा था। इसने सिर्फ ये नहीं बदला कि किसान क्या उगा रहे हैं, बल्कि ये भी बदल दिया कि वो क्यों उगा रहे हैं। गांवों की जिंदगी, व्यापार का तरीका, यहाँ तक कि भारत का पूरा लैंडस्केप ही मौलिक रूप से बदल गया। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े फेरबदल के पीछे आखिर था क्या। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ क्यों? ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़ी ताकतें काम कर रही थीं, जिन्होंने मिलकर भारतीय खेती को एक बिल्कुल नई दिशा में धकेल दिया। हम इन्हें चार मुख्य वजह, या कह सकते हैं कि चार ड्राइविंग फोर्सेस में बांट सकते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटेन की औद्योगिक भूख। सोचिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। कारखाने तेजी से बढ़ रहे थे और उन कारखानों को चलाने के लिए चाहिए था सस्ता कच्चा माल, जैसे कपास, जूट, नील और अफीम। और ये सारी जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही थी? भारत से। यहाँ किसानों को खाने पीने की फसलों की जगह इन नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। अब दूसरा बड़ा कारण था टैक्स का भारी बोझ। अंग्रेजों ने जो नए रेवेन्यू सिस्टम बनाए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, उसमें जमींदारों से लगान कैश में मांगा जाता था। अब ये कैश कहाँ से आएगा? तो इस नकद की जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों के पास बाजार में बिकने वाली फसलें उगाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर तीसरी ताकत थी नया इंफ्रास्ट्रक्चर। कच्चा माल उग तो रहा था, लेकिन उसे ब्रिटेन के कारखानों तक पहुंचाना भी तो था। इसके लिए नई सड़कें बनी, रेलवे लाइनें बिछाई गईं और बंदरगाह तैयार किए गए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत के दूर दराज के खेतों को सीधे ब्रिटेन के उद्योगों से जोड़ दिया, जिससे माल भेजना बहुत आसान और तेज हो गया। और चौथी वजह थी कर्ज और पैसे का बढ़ता चलन। देखिए, किसानों को टैक्स चुकाने के लिए या फसल खराब होने पर घर चलाने के लिए नकद पैसों की जरूरत पड़ती थी। ये पैसा उन्हें साहूकारों और व्यापारियों से मिलता था। इस लेन देन की वजह से किसान धीरे धीरे मॉनेटरी इकोनॉमी का हिस्सा बनते गए और उन पर बाजार के लिए खेती करने का दबाव और भी बढ़ गया। तो इन चार ताकतों ने मिलकर खेती का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव के नतीजे क्या निकले। इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहा, बल्कि पूरे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जैसे एक डोमिनो गिराते हैं तो बाकी सब अपने आप गिरते चले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ देखिए, पुराने और नए सिस्टम में फर्क कितना साफ नजर आता है। पहले खेती का फोकस था स्थानीय जरूरतों को पूरा करना, खाने पीने की चीजें उगाना। लेकिन बाद में फोकस पूरी तरह से निर्यात पर चला गया। अब खास इलाकों में खास नकदी फसलें उगाई जाने लगी, जैसे बंगाल में जूट, महाराष्ट्र में कपास और पंजाब में गेहूं। इस बदलाव का जो आर्थिक असर हुआ, वो एक चेन रिएक्शन की तरह था। एक तरफ निर्यात की मांग बढ़ने से खेती के सामान की कीमतें तो बढ़ीं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीनी माल ने भारत के अपने उद्योग, जैसे कि हथकरघा, को तबाह कर दिया। नतीजा, भारतीय उद्योगों में मजदूरी कम हो गई और जमीन छिन जाने से भूमिहीन किसानों का एक नया वर्ग खड़ा हो गया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले और दुखद पहलू पर। वो ये है कि खेती से जुड़ा व्यापार तो बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद हर इंसान के हिस्से में आने वाला अनाज असल में घट गया। मतलब खेती ज्यादा हो रही थी, पर लोगों के लिए खाना कम हो रहा था। और ये आंकड़ा इस बात को और भी साफ कर देता है। 1914 से 1946 के बीच खाने पीने की फसलों के उत्पादन में हर साल 0.72% की गिरावट आई। यही वो सीधा कनेक्शन है जो इस कमर्शलाइजेशन को भारत में बार बार पड़ने वाले अकालों से जोड़ता है। तो चलिए, अब तक जो हमने अलग अलग हिस्से देखे हैं, जो कारण थे, जो परिणाम हुए, अब उन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये जो नया आर्थिक सिस्टम बना था, वो एक मशीन की तरह आखिर काम कैसे करता था?
आइए इस पूरी मशीन को ही समझते हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए कैसे भारत के खेतों से कच्चा माल निकल रहा है और फिर निर्यात के जरिए सीधा ब्रिटेन के कारखानों तक पहुंच रहा है। ये एक ऐसी मशीन थी जिसे बनाया ही एक्सपोर्ट के लिए गया था और जिसमें भारतीय किसान और यहाँ के उद्योग बस उस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे बनकर रह गए थे। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था को इस तरह से पूरी तरह बदल दिया जाता है तो उसका असली फायदा किसे मिलता है और उसकी भारी कीमत आखिर कौन चुकाता है।